को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तेरी जरूरत है ओ, तू ही मान मूरत है ओ, तेरी जरूरत है ओ, तू ही मान मूरत है ओ। सीता माँ की बातें बताइए, लोरियां सुनाइए, कराइए सैर चारों धाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। जो तेरे चरणों में माथा न टेके, मिट्टी में मिलते हुए मैंने देखे। जो लोग कहते हैं भगवान है नहीं, जो लोग प्रभु तेरा नाम नहीं लेते। तीर कोई ऐसा चलाइए, अंधों को दिखाइए, शक्ति प्रभु के नाम की। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। राम 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 सिया राम 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 राम। ये धरती शैतानों का घर बन गई, यहाँ सुबह ही सूरज ढलते हैं राम। अब खुश नहीं कोई किसी से, यहाँ सारे लोग एक दूजे से जलते हैं राम। तेरे नाम से पानी में पत्थर तरे, डरे क्या वो जो तेरी भक्ति करे। मेरे प्रभु शक्तियाँ अपने प्रयोग करो, दूर दुनिया के लोगों के रोग करो। हाय रोते हुए लोगों को हंसाइए, रास्ते दिखाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे, बचाइए, धरती तंदुरुस्त। पे आइए राम जी। राम सिया राम 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 राम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों। गुड मॉर्निंग सुशील, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग विशाखा, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग तूबा, वेरी गुड मॉर्निंग सागर, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी। आज वाली क्लास में हमने कल रिवीजन क्लास हमारी हुई नहीं थी, तो हम कर रहे थे चैप्टर रजिस्ट्रेशन का। सेक्शन 22 हमने कर लिया था, 23 हमने रिवाइज कर लिया था, 24 हमने रिवाइज कर लिया था, 25 हमने रिवाइज कर लिया था, 26 हमने रिवाइज कर लिया था। अब 27, 28, 29, 30 ये 4 सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं। उसके बाद फिर हमारा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे 1-2 छोटे मोटे चैप्टर्स बचेंगे। तो आज हमारी 20 तारीख है, तो कोशिश करेंगे 22 और 23 तारीख तक अपना पूरा का पूरा जीएसटी हम खत्म कर दें।
फिर जीएसटी के प्रैक्टिस सेशन तो भी चलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन में लेके चलूंगा कम से कम 27-28 तारीख तक आपके प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, मतलब 7-8 प्रैक्टिस सेशन अभी जीएसटी के और होंगे, ठीक है ना। तो भी प्रैक्टिस सेशन हमारे चलते रहेंगे, बट रिवीजन जो है वो 2-3 दिन के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो सर 18% इंटरेस्ट क्यों लगाया? क्योंकि भैया आईटी से आपने गलत क्लेम किया। अब अगर आपने आईटी से रोंगली अवेल किया तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट है। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, रात को करवा दीजिएगा, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर हमारा है जी रजिस्ट्रेशन का। अब उसमें सेक्शन नंबर 22 हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया था जी। सेक्शन नंबर 22 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। 23 भी हमारा हो चुका है, 24 भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 26 वाला सेक्शन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो सेक्शन नंबर 27 से आज हमें स्टार्ट करना है। अब सेक्शन नंबर 27 है किसका, पहले एक बार ना वो समझते हैं कि सेक्शन 27 है किसका। और ये बात ध्यान रखना, सेक्शन 27 में से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो सेक्शन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 27 जो है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनआरटीपी और सीटीपी। पहले एक बात समझो कि एनआरटीपी और सीटीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो जो बातें यहाँ पे लिखी है ना, उन बातों को एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके बाद आप यहां से रीड करेंगे तो वो सारी की सारी बातें सेम लिखी होंगी जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं जी। अब पहले एक बार ये समझो एनआरटीपी और सीटीपी का मतलब क्या होता है। अगर मैं एनआरटीपी की बात करूंगा तो एनआरटीपी का मतलब क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो एनआरटीपी का मतलब है दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और अगर मैं सीटीपी की बात करूंगा तो सीटीपी का मतलब क्या हो रहा है, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब इन दोनों के ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। मतलब जो हमने प्रोसेस अभी 25 के अंदर पढ़ा कि आप 30 दिन में लाइबल हो जाओगे, फिर आप जीएसटी आरईजी 1 में अप्लाई करोगे, जीएसटी आरईजी 6 में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो बेसिक बेसिक बातें हमने की वो नॉर्मल बातें की। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो इंडिया में ना नॉन रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है। एक पर्सन है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अब एक बच्चा कह रहा है सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है ना, ये पर्सन इंडिया का रेजिडेंट ही होता है। अगर मैं एनआर की बात करूंगा, ये तो नाम से ही क्लियर है कि वो नॉन रेजिडेंट है, बट अगर मैं सीटीपी की बात करूंगा तो सीटीपी जो है वो इंडिया में रेजिडेंट ही होता है। बट ये पर्सन इंडिया में रेजिडेंट तो होता है, बट जिस स्टेट में ये काम करने जा रहे हैं ना, उस स्टेट में इसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पापा की हरियाणा में दुकान है, अब हरियाणा में उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। बट मान लो दिल्ली में ना बहुत बड़ा एग्जीबिशन लग रहा है, दिल्ली में बहुत बड़ा फॉर एग्जांपल एक्सपो लग रहा है या ट्रेड फेयर लग रहा है, तो मेरे फादर चाहता है कि वहां पे जाके मेरे पापा को दुकान लगानी है। अब मेरे फादर वहां पे जाके दुकान लगाना चाहते हैं, बट वो दिल्ली में है और दिल्ली में हमारा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और आपके फादर ओकेजनली बेस पर ऐसे दुकानें लगाते रहते हैं, तो उसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। यार एक बात बताओ, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कई बार कहते नहीं यार तूने आज बहुत से कैजुअल कपड़े डाले हैं, तूने आज कैजुअल ड्रेस डाली है। तो कैजुअल का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली नहीं हो रहा, जो कभी कभी देखने को मिल रहा है, वही सेम बात यहां पे गवर्नमेंट कह रही है सीटीपी के बारे में। तो सीटीपी का मतलब क्या है, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जो कभी कभी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो कभी कभी देखने को मिल रहा है, मतलब ओकेजनली बेस पर, सीजनल बेस पे जो काम कर रहे हैं, उन सबको हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर फिर एनआरटीपी कौन होते हैं? एनआरटीपी जो होते हैं वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होते, इंडिया के नॉन रेजिडेंट होते हैं, और ये भी इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, और इनका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। सीटीपी का मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं होता, सीटीपी का इंडिया में होता है, बट जिस स्टेट में वो काम करने जा रहा है उस स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, चाहे तुम सीटीपी हो चाहे तुम एनआरटीपी हो, दोनों के रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस सेम है। मतलब दोनों के क्या प्रोसेस है, जब इन्होंने अपना बिजनेस कमेंस करना है उसके 5 दिन पहले इनको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन में अप्लाई नहीं करना। मतलब यहां पे गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि जब तुम लाइबल बने, यहां पे लाइबल वाला पॉइंट ही नहीं है। तुम सब जानते हो एनआरटीपी और सीटीपी सेक्शन 24 में कवर होते हैं। हां, अगर सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डीलिंग कर रहा है
तो वहां पर उसको लिमिट मिल जाएगी। बट नॉर्मल केस में चाहे तुम सीटीपी हो चाहे तुम एनआरटीपी हो, तुम्हें करवाना मैंडेटरी है। अब इन्हें करवाना मैंडेटरी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कमेंसमेंट से 5 दिन पहले, कमेंसमेंट से 5 दिन पहले इनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब इनको आरएससी मिलेगा। मतलब यहां पर बिजनेस कमेंसमेंट होने से पहले तुम्हें काम करना है, बिजनेस कमेंसमेंट के होने के बाद तुम्हें काम नहीं करना। फिर यहां पर एक पॉइंट और ध्यान देना सर, जैसे हमने इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना, ऐसे ही गवर्नमेंट कहती है इन लोगों को भी ना एडवांस में टैक्स जमा कराना जरूरी है। मतलब जो सीटीपी होते हैं और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट बोलती है अपनी सप्लाई को एस्टिमेट करो कि तुम कितनी सप्लाई करोगे और तुम्हारी उस सप्लाई पे कितना जीएसटी बनेगा, और जितना भी तुम्हारा उस सप्लाई पे जीएसटी बनेगा वो जीएसटी तुम्हें एडवांस में पे करना है। बस ये पर ध्यान दो। मतलब सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, गवर्नमेंट कहना चाह रही है इनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स सेम जीएसटी के अंदर भी है। हाँ, वो बाद में फिर क्या होगा, जो तुम्हारा जीएसटी होगा उससे एडवांस टैक्स जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर और बनेगा तो आप और पे करोगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर डिपार्टमेंट तुम्हें रिफंड देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक बच्चा कहता है सर जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो मिलता है जो हम एक बार ले लेते हैं वो टिल कैंसिलेशन तक मिलता है। याद है मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी, इट मींस अगर मैंने आरसी ले ली ना तो वो टिल कैंसिलेशन तक है। तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर जो ये हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला है या एनआरटीपी वाला है तो क्या हमें टिल कैंसिलेशन तक मिलेगा? गवर्नमेंट कहती नहीं, ये तुम्हें जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा जितने दिन का तुम बोलोगे उतने दिन का मिलेगा, और 90 डेज विच एवर इज लेस। अगर तुमने 40 मेंशन किया 40 दिन का मिलेगा, 50 मेंशन किया 50 दिन का मिलेगा, 100 मेंशन किया तो 90 डेज का मिलेगा। हां, अगर तुम्हें 90 डेज के बाद एक्सटेंशन करवाना है तो फिर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन जाएगी, फिर मैक्सिमम 90 दिन का एक्सटेंशन और मिल सकता है। मतलब 90 प्लस 90 टोटल 180 डेज तक के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और तुम सब जानते हो 180 डेज के बाद भी, वैसे भी अगर मैं 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करता हूं तो मैं वैसे भी इंडिया में रेजिडेंट बन जाता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हें 180 डेज के बाद भी चाहिए तो फिर ये वाला सरेंडर करो, फिर नई एप्लीकेशन डालो और नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के नाम से डालो, फिर सीटीपी और एनआरटीपी के नाम से मत डालो। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर क्या ये कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हैं? ये बातें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि ये लोग जो है वो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते। रीजन क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम से इनको बाहर निकाला गया। अगर आप एनआर हो या अगर आप सीटीपी हो, आप कॉम्पोजिट स्कीम लेने के इन एलिजिबल हो, आप एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगे। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे यही सारी बातें अगर आप चेक करोगे, यही सारी बातें इन्होंने यहां पे लिखी हुई हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, तो कह रहा है आप यहां पे उनके प्रोसेस जानने से पहले पहले समझ लो सीटीपी का मतलब क्या होता है। देखो सीटीपी का मतलब क्या है, कह रहा है इन इंडिया इफ ए पर्सन इज रजिस्टर्ड फॉर बिजनेस इन वन स्टेट बट वांट्स टू मेक सप्लाई फ्रॉम अनदर स्टेट वेयर दे डोंट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट फ्रॉम वेयर द सप्लाई आर मेड। As per the CGST, CTP is someone who occasionally makes supply of goods or service in a state where they do not have a fixed business location. CTP cannot opt for composite scheme. ये तो बिल्कुल सही बात है। ये रिकॉर्डेड क्लास है। यक्षु ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है अपना, 3-4 महीने पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, मेरे को लगा उसको लाइव चला दूं। ठीक है, चलो अब एनआर वाले केस में आओ जी। अब अगर मैं एनआर वाले केस की बात करूंगा तो एनआर वाले केस में क्या है, ए पर्सन हु इज फॉरेनर। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है? फॉरेनर की बात कर रहा है। मतलब वहां पे वो रेजिडेंट की बात कर रहा है। सीटीपी रेजिडेंट होता है और जो एनआरटीपी है वो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो ए पर्सन हु इज फॉरेनर ओकेजनली वांट्स टू अफेक्ट टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट in India need registration for the same. Such person need to register in the state from where he seek to supply as a NRTP. ठीक है, फिर वो कहना चाह रहा है CGST Act define NRTP as any person who occasionally undertake the transaction involving supply of goods or service or both, whether as a principal or agent or in case other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो क्या कह रहा है, उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस कहां नहीं है, वो इंडिया में ही नहीं है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या आ रहा है, वो जहां वो सीटीपी जो है वो जिस स्टेट में काम करने जा रहा है उस स्टेट में नहीं है, और यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि तुम्हारा इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। बस ये पर ध्यान दो।
अब देखो उसने क्या बोला है, बेस्ड ऑन अफोरसेड डेफिनेशन फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर। पहला पॉइंट क्या है, सीटीपी माइट बी रजिस्टर्ड विद द रिगार्ड टू हिज फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए सम अदर स्टेट यूटी व्हाइल एनआरटीपी डज नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब वही बात आ गई ना, उसका स्टेट में नहीं है, उसका इंडिया में नहीं है। उसके बाद सीटीपी हैज टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन कोर्स और फर्दर, जो सीटीपी है वो जो काम करेगा, वो जो धंधा करेगा, उसका इन द कोर्स और फर्दरेंस तो बिजनेस में होना चाहिए। बट जो एनआरटीपी है ना, उसके लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला काम नहीं है। मतलब अच्छा, इसका रीजन क्या है? और देखो बाहर से कोई बंदा आया, बाहर से पैसा लेके इंडिया में आ रहा है, इंडिया को रिजर्व चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा तू चाहे इन द कोर्स में काम कर या इन द कोर्स में काम मत कर, तू यहां पे कवर हो जाएगा। बट सीटीपी जो है वो यहां पे तब कवर होगा अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम करेगा। देखो एनआर वाले केस में क्या है, एनआरटीपी नीड नोट टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस टेस्ट इज एब्सेंट इन द डेफिनेशन ऑफ एनआरटीपी। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर यहां पर इन्हें क्या पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर इनको अप्लाई करना पड़ेगा और इनको एडवांस टैक्स यहां पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब इसका प्रोसेस क्या निकल के आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पे ना प्रोसेस आपको दिखाता हूं जी। यहां पे ये इसका प्रोसेस है, देखो जी यहां पे ये इसका प्रोसेस यहां पे निकल के आ रहा है, किस तरह से करवाना है इनको रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे इसको देखो जी, अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई सीटीपी है, उसको सबसे पहले सीटीपी जो है वो अप्लाई करेगा आरईजी 1 के अंदर। मतलब सीटीपी का फॉर्म नंबर सेम है जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन का है, आरईजी 1 सेम सीटीपी का भी है। और जो एनआरटीपी है उसका फॉर्म नंबर है आरईजी 9, और साथ में क्या पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर यहां से कमेंसमेंट हो रही है, अगर यहां से कमेंसमेंट हो रही है तो उससे 5 दिन पहले उसे यहां पे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करेगा, सप्लाई ओनली आफ्टर इश्यूएंस ऑफ आरसी। मतलब गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है कि जब तक तेरे को आरसी नहीं मिलेगी ना तो काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई सीटीपी है या एनआरटीपी है उसे पहले अप्लाई करना जरूरी है। उसके बाद देखो कितने दिन का मिलेगा, 90 डेज, एक्सटेंशन बिफोर ओरिजिनल एक्सपायर। फिर आपको अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी आरईजी 11 में, साथ में जो एडिशनल एडवांस टैक्स है वो पे करोगे। फिर 90 दिन का और मिलेगा, टोटल 180 डेज। फिर एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 डेज नॉट पॉसिबल। अगर लेनी है तो टेक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, फिर तुम्हें कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना, और जो सीटीपी वाला है या एनआरटीपी वाला है वो तुम सरेंडर करवा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस निकल के आ रहा है आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुका है कि सीटीपी और एनआरटीपी की डेफिनेशन लिखो और इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिफाइन करो। तो ये सारी की सारी बातें उस क्वेश्चन में काम आएंगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, ये तो वही सेम डेफिनेशन है जो हमने कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में की थी। अरे किसी को याद है कि हमने चैप्टर किया था कॉम्पोजिशन लेवी वाला जी? याद तो एक चैप्टर था कॉम्पोजिशन लेवी वाला, जहां पर मैंने कहा जितनी भी तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई होती हैं वो सारी की सारी ऐड होंगी। इनवर्ड सप्लाई अगर रिवर्स चार्ज वाली है वो नहीं आएगी, जीएसटी और सेस नहीं आएगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं आएगा, सेम टर्नओवर है। मतलब सेम टर्नओवर है। अच्छा एक बात तो, यहां पे टर्नओवर हमें क्यों चेक करनी है? अरे मेरे नालायक बच्चे, रजिस्ट्रेशन वाले केस में 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट देखनी है ना। जो 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे जी? तो गवर्नमेंट वही बात यहां पे कहना चाह रही है कि सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई यहां पे लेके चलोगे, जो तुमने वहां पे ली सेम तुमने यहां पे ली। बस यहां पे एक पॉइंट है, वहां पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड करते थे, वो यहां पे नहीं है जी। यहां पे जीएसटी और सेस को बाहर निकालेंगे, इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली को बाहर निकालेंगे और किसी को बाहर निकालेंगे नहीं। मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो है इस टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, जबकि कॉम्पोजिशन लेवी वाले में इंक्लूड नहीं करते थे जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, सारी के सारी आउटवर्ड सप्लाई हमें यहां पे लेके चलनी है। ठीक है, क्या नहीं लेना है जी? एक तो वही जीएसटी और सेस नहीं लेना, और इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली चेक करो कहीं पर भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट यहां पे नहीं लिखा। देखो मैंने वहां नीचे लिखा है जी, मतलब ये इस केस में इंक्लूड वाली कैटेगरी में है, जबकि कॉम्पोजिशन लेवी वाले केस में ऐसा नहीं था। ठीक है ना, वहां इसको हम बाहर निकालते थे, बट यहां पर बाहर नहीं निकालेंगे, यहां पर हम स्पेसिफिकली इंक्लूड करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है। उसके बाद अब यहां पे आओ जी, अब यहां पे आपका निकल के आ रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 28। अब ये सेक्शन नंबर 28 क्या है जी? 28 आपका निकल के आ रहा है अमेंडमेंट।
अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्या हमें रजिस्ट्रेशन एक बार मैंने मान लो करवा लिया, तो क्या उस रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्रोप्राइटर। अब कल अगर मान लो मेरे दो पार्टनर बन जाते हैं, तो मुझे एज ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करवाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? या फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रोप्राइटर फर्म हूं, मेरी वाइफ कहती है मैं भी तुम्हारी कंपनी में आना चाहती हूं, और मतलब इसमें बिजनेस में आना चाहती हूं, हम दोनों मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। तो उस केस में क्या करूंगा? या मुझे अपना रजिस्ट्रेशन में एड्रेस चेंज करना है, या मुझे अपना फॉर एग्जांपल मान लो एड्रेस मुझे नाम चेंज करना है, सरनेम चेंज करना है, मुझे फोन नंबर चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करनी है, तो जितने भी चेंजेस हैं वो कैसे होंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करने हैं उसका ट्रीटमेंट सेक्शन 28 में है। अब सेक्शन 28 कहता है कि सबसे पहले यह बताओ कि जो तुम अमेंडमेंट करने जा रहे हो, तीन तरह की होती हैं। एक तो कोर या मेन फील्ड अमेंडमेंट, मतलब कोर या मेन फील्ड अमेंडमेंट, एक तो ये होती है। दूसरा नॉर्मल चेंजेस हो गया। तीसरा हो गया चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड नया आएगा। मान लो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हूं, तो कंपनी का पैन कार्ड अलग होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया ना भाई। अभी कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला ओनर हूं, मैं ही फाउंडर हूं, फिर दो पार्टनर इसमें जुड़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, नया पैन कार्ड आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर अमेंडमेंट नहीं होगी, फिर तुझे फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी RAZ 1 ये फॉर्म नंबर भरेगा तुझे। तो ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया ना, उस केस में गवर्नमेंट कह रही फिर फ्रेश कराओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर कोर फील्ड अमेंडमेंट या मेन फील्ड अमेंडमेंट से लीगल नेम ऑफ बिजनेस। अब लीगल नेम ऑफ बिजनेस मान लो VG स्टडी हब है। अब मान लो VG स्टडी हब है, तो मुझे VG स्टडी हब की बजाय विवेक गाबा क्लासेस करना है, तो है तो वो मेरा ही, विवेक गाबा क्लासेस कर सकता हूं, या VGSH करना है, या मुझे कुछ और नाम रखना है, बट पार्टनर सिर्फ मैं ही हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा लीगल नेम ऑफ बिजनेस अगर चेंज करना है तो ये मेन अमेंडमेंट है। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मैंने अभी प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, जैसे मान लो मेरे जीएसटी सर्टिफिकेट में इंदिरापुरम का है, मुझे वो दिल्ली दिखाना है। अब अगर मुझे वो दिल्ली दिखाना है तो प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे को चेंज करना पड़ेगा जी। फिर अगर कोई पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है, कर्ता हो गया, सी हो गया, ये सब इनका आना जाना लगा हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला। पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर आए, 2 पार्टनर चले गए, है पार्टनरशिप फर्म ही। तो अगर ये तुम्हें अमेंडमेंट करनी है, इस फील्ड में अमेंडमेंट करनी है, तो कैसे होंगी? अप्लाई करोगे जी 15 दिन के अंदर, और फॉर्म नंबर है RAZ 14। RAZ 14 मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मैंने अभी एक GST नंबर फरीदाबाद का भी लिया, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर मैं अपना एक ऑफिस ओपन कर रहा हूं, तो मैंने फरीदाबाद का ना नंबर लिया। अब फरीदाबाद का नंबर लिया, GST नंबर मेरे को मिल गया। अब GST नंबर मुझे मिल गया, तो मेरे को उसमें बैंक डिटेल करनी थी, मेरे को उसमें बैंक डिटेल फर्निश करनी थी। तो बैंक डिटेल फर्निश करनी थी, तो उसके लिए मेरे को अमेंडमेंट करनी पड़ी जी। अब जब अमेंडमेंट करनी पड़ी, तो उसके लिए फॉर्म नंबर बताओ कौन सा भरना पड़ेगा? जल्दी बोलो, फॉर्म नंबर कौन सा भरना पड़ेगा? RAZ 14। RAZ 14। तो शायद अगर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर मेरे पास मैसेज आया हो, उस दिन तो आया था, हाँ ये देखो जी, ये 3B का है, तो ये तो 3B का है, 3B GSTR 1 कहाँ पे है? ये भी 3B का है। चलो, मतलब मेरे पास आपको मैं दिखाना चाह रहा था, चलो छोड़ो, ठीक है। तो GST RAZ 14 का मैसेज आता है। मैं सर्च करूं अगर RAZ 14, हाँ ये देखो जी, ये देखो। अब मैं आपको अगर दिख रहा हूं, यहां पे देखो क्या लिखा है, आपको दिख रहा है? देखो क्या लिखा है? यूर एप्लीकेशन एंड GST RAZ 14 सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आपको दिख रहा हो जी, दिख रहा है यहां पे जी? आपको दिख रहा है? आपको RAZ 14 अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत यहां पे जी, ठीक है जी। तो RAZ 14 यहां पे कह रहा है जी, तो कह रहा है यूर एप्लीकेशन एंड GST RAZ 14 इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ARN नंबर। अब एक ARN नंबर मिलता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। प्लीज यूज ARN टू ट्रैक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन।
ठीक है, तो RAG 14 क्या होता है, वो अमेंडमेंट के लिए होता है। तो मेरे को अमेंडमेंट करनी थी, मेरे को बैंक डिटेल जमा करानी थी, तो उसके लिए मुझे RAG 14 भरना पड़ा। फिर PO वेरीफाई करेगा, PO वेरीफाई करेगा और फिर PO क्या करेगा, PO दो चीज चेक करेगा। क्या चेक करेगा भाई, ये अमेंडमेंट वारंटेड एंड डॉक्यूमेंट कंप्लीट, मतलब अमेंडमेंट जरूरी है और जो तुमने डॉक्यूमेंट जमा करवाए वो भी कंप्लीट है। तो फिर क्या होगा, अप्रूव अमेंडमेंट विद इन 15 डेज, अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर देगा, RAG 15 के अंदर काम खत्म। बट अगर मान लो उसको लगता है नहीं यार अमेंडमेंट जरूरी नहीं है या तुम्हारी डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, अब तुम बैंक डिटेल जमा करा रहे हो बट तुमने कोई अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं बताया, तुमने कुछ ये नहीं बताया कि तुम्हारा किस अकाउंट, मतलब किस करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो हमें ना भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं लग रहे। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तुम्हें शोकॉस नोटिस देगी RAG 3 में विद इन 15 डेज और तुमसे पूछेगी कि बताओ हम तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करें, और तुम्हें 7 दिन का टाइम मिलेगा। अब तुम क्या करोगे, RAG 4 में तुम रिप्लाई करोगे। दो केस होंगे, या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है या रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर ऑर्डर पास हो जाएगा अमेंडमेंट का, और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, फिर तुम्हें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब ये पूरा ना प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस यहां पे निकल के आ रहा है कि भैया आपको कैसे अप्लाई करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है। और देखो, इफ नो एक्शन बाय PO, अगर मान लो PO ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर उसको अमेंडेड मान लेंगे, ऑब्वियस बात है, फिर अमेंडेड मान लेंगे। अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से मानेंगे, जब तुमने एप्लीकेशन सबमिट की थी जी। अगर कुछ कमिश्नर ने और डेट बोली तो फिर और दिन से मान लेंगे, और अगर तुम्हें मोबाइल ईमेल ID चेंज करना है तो ये OTP के थ्रू भी हो सकता है। सर क्या ये फॉर्म नंबर याद करने जरूरी है? यस, थोड़े से आपको इस चैप्टर के फॉर्म नंबर दिमाग में लेके चलने पड़ेंगे। वैसे प्रोसेस वाला क्वेश्चन इतना बनता नहीं है फॉर्म नंबर वाला, बट अगर बन जाए ना तो फिर हम ये नहीं कह सकते क्यों बन गया। तो इस चैप्टर के थोड़े से, हाँ बिल्कुल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। 3 से 5 नंबर का एग्जाम के अंदर पक्का बन सकते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं, अगर नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें करवाता ही क्यों जी। रिजेक्ट वाले में भी हाँ, ऑर्डर पास होगा, चाहे ऑर्डर जो पास होगा वो चाहे एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, वो 15 में ही पास होगा। RAG 15 जो है वो ऑर्डर पास करने का, चाहे वो एक्सेप्ट का हो चाहे वो रिजेक्ट का हो। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट का तरीका है, इस तरह से अमेंडमेंट होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब सेक्शन 29 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इस एग्जाम के लिए, जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए सेक्शन 29 इंपोर्टेंट है। अब 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कैंसलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 29(1). अब 29(1) है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड और सस्पेंशन कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिपार्टमेंट मेरी RC मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या मैं अपना रजिस्ट्रेशन खुद कैंसल करवा सकता हूं? गवर्नमेंट कह रही बिल्कुल करवा सकते हो। दोनों तरीके हैं भाई। तुझे तेरी RC कैंसल करवानी है, तेरे को लग रहा है कि तेरा धंधा नहीं चल रहा या तेरी टर्नओवर कम हो गई है, तो कैंसल करवा ले। या डिपार्टमेंट को लग रहा है तूने कोई डिफॉल्ट कर दिया, डिपार्टमेंट को तेरी RC कैंसिल करनी है, तो डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अब सेक्शन 29 जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पे डिपार्टमेंट और तुम, मतलब डिपार्टमेंट और तुम दोनों तुम्हारी RC कैंसिल कर सकते हो। मतलब यहां पे दोनों को राइट है, तेरे को भी, तू भी करवा सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है। कौन सा? पहला, बिजनेस डिसकंटिन्यू या ट्रांसफर। अब एक बात बताओ, मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, जब मैंने अपना धंधा ही बंद कर दिया तो फिर RC लेके क्या करूंगा? और अगर ली हुई है तो डिपार्टमेंट तुम्हारी RC कैंसिल करवा देगा या मैं भी अपनी RC जो है वो कैंसिल कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। जब धंधा बंद हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा बात खत्म हो गई, धंधा बंद हो गया, तू करवा या डिपार्टमेंट, दोनों ऑप्शन ओके। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, अमलगामेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, मर्जर हो गया, सक्सेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो भाई पुरानी RC कैंसिल कराओ, या तू खुद कैंसिल करवा दे, डिपार्टमेंट कर देगा। या अब आप सेक्शन 22 या 24 में लाइबल ही नहीं रहे, आप लाइबल ही नहीं रहे और इंटेंट टू आउट मतलब ऑप्ट आउट, मतलब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था, आप उससे बाहर आना चाह रहे हैं, या आप 22 और 24 से बाहर आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा सुओ मोटो का मतलब होता है अपनी मर्जी से।
ठीक है ना। सुओ मोटो का मतलब होता है अपनी मर्जी से। हाँ जी, बोलो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैंने बोला ये 3 केस ऐसे हैं, ये 3 केस ऐसे हैं कि जहां पे तुम अपनी मर्जी से, गवर्नमेंट कह रही है तुम भी कैंसिल कर, या डिपार्टमेंट भी कैंसिल करवा सकता है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब कुछ केस ऐसे हैं जहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है। अब डिपार्टमेंट कहां कहां पे कैंसिल करेगा जी? ये रहे डिपार्टमेंट के केस। यहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल करेगा, तुम नहीं, या डिपार्टमेंट। देखो, पीओ में कैंसल रजिस्ट्रेशन वेयर, कहां कहां पे जी? उसने बोला आरपी हैज कॉन्ट्रावेंशन सच प्रोविजन ऑफ एक्ट लो जी। आरपी मतलब उस पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। क्या? नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। अब सोच के बोलो, जो डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर वहां से वो धंधा ही नहीं कर रहा, तो क्या डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। भाई, जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मेरा वहां से बिजनेस चल ही नहीं रहा, मैं और कहीं से काम कर रहा हूं, जबकि तुमने दिखाया वो हुआ है, तो गलत है ना। तो डिपार्टमेंट अपनी आरसी वहां से कैंसिल करवा सकते हैं। हाँ, पीओ अपनी मर्जी से, ये वही बात है, ये वही बात है रही जो तुम बात कर रहे हो ना कि पीओ अपनी मर्जी से, ये वही अपनी मर्जी की बात हो रही है। और उस वाले केस के अंदर भी पीओ अपनी मर्जी से कर सकता है और एसएससी भी कर सकता है। यहां पे पीओ अपनी मर्जी से कर सकता है। देखो, आपने इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, तुमने बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, बताओ। कोई सप्लाई नहीं की, नकली इनवॉइस काट दिया, गवर्नमेंट को यह बात पता लगी, डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा। वॉयलेट प्रोविजन रूल 10A। रूल 10A किसका है? बैंक डिटेल। जैसे मैंने भी तुम्हें फॉर्म दिखाया ना, बैंक डिटेल मेरे को जमा करानी जरूरी होती है, अब मैंने वो जमा ही नहीं कराई, मैंने बैंक डिटेल दी नहीं है जी, तो गवर्नमेंट ने आरसी कैंसिल। फर्निश इनकरेक्ट डिटेल इन जीएसटीआर 1। जो जीएसटीआर 1 अपलोड होता है, जो 2B में कम्युनिकेट होता है, तो जीएसटीआर 1 में डिटेल मैंने इनकरेक्ट दी है। वॉयलेट प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 86B। याद करो, रूल नंबर 86B याद है? 86A 86B। 99% आउटपुट टैक्स किससे पे करेंगे? क्रेडिट से, 1% कैश से। तुमने उसको डिफॉल्ट कर दिया, तुमने वो ब्रेक कर दिया। तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर थी, फिर भी तुमने सारा आईटीसी यूज कर लिया, तो काम गलत कर दिया। तुम कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और लगातार नो रिटर्न फाइलिंग फ्रॉम मोर देन 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब क्या है? जो आपकी ड्यू डेट है, अब ड्यू डेट हो चुकी है हमारी, पहले 30 अप्रैल थी ना, अब अमेंडमेंट आ चुकी है, यहां पे 30 जून हो चुकी है। अब 30 जून से 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, आपने तो भी ये रिटर्न फाइल नहीं की। जो हमारी जीएसटीआर 4 जाती है ना, एनुअली जाती है, तो आपने वो रिटर्न फाइल नहीं की। बात समझ आ रही है ना? मतलब आपने वो रिटर्न फाइल नहीं की। 30 जून होती है, 30 जून से 3 महीने हो गए, आपने वो रिटर्न फाइल नहीं की। उसके बाद अगर आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, आपने लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की, और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, तो लगातार 2 क्वार्टर की आपने रिटर्न फाइल नहीं की। फिर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने हो गए, तुमने धंधा ही स्टार्ट नहीं किया, तुमने कोई बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपने रजिस्ट्रेशन लिया बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, आपने इन सब को यूज करके रजिस्ट्रेशन लिया। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां पर मे वर्ड लिखा है, शेल वर्ड नहीं लिखा। डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है कि वो तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन वालों को बस 3 रिटर्न फाइल करनी होती है, नहीं 2 ही रिटर्न जाती है, दोनों एनुअल होती हैं। 3 रिटर्न कहां होती हैं? दोनों एनुअल है, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9 है। जीएसटी सीएमपी 08 वो रिटर्न नहीं होती, वो तो पेमेंट का फॉर्म नंबर होता है, वो तो स्टेटमेंट होती है। रिटर्न 2 ही है कॉम्पोजिट वालों के लिए, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9 है। 4 जाती है 30 जून को और 9A जाती है 31 दिसंबर या उससे पहले जी। ठीक है, तो इन सब केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है, बस ये बात ध्यान दो। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तो एक बार कोशिश कर दें याद करने की। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहला पॉइंट यह कि आपने वहां से बिजनेस ही नहीं किया जहां पे आपका डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है, या आपने बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, या आपने बैंक डिटेल फर्निश नहीं की, या आपने जीएसटीआर 1 में इनकरेक्ट डिटेल दे दी है, या फिर गवर्नमेंट कह रहे रूल नंबर 86B को फॉलो नहीं किया। अगर आप कॉम्पोजिशन वाले हैं तो आपने
जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे 3 महीने ऊपर हो चुके हैं तो आपने रिटर्न नहीं भरी। आप नॉर्मल स्कीम वाले हैं, लगातार 6 महीने रिटर्न नहीं भरी। क्यूआरएमपी वाले केस में लगातार 2 क्वार्टर रिटर्न नहीं भरी। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, लगातार 6 महीने आपने कोई धंधा स्टार्ट नहीं किया, या आपने बाय फ्रॉड से लिया है, तो ये सारी बातें निकल के आ रही है। क्यूआरएमपी वाला पॉइंट हमारा रिटर्न के चैप्टर में आएगा। क्यूआरएमपी क्या होता है, कब लेनी होती है क्यूआरएमपी, कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो सारी बातें हमारी रिटर्न का जो हमारा चैप्टर अभी बचा हुआ है उसके अंदर हमारा क्यूआरएमपी वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब एक बताओ, रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल करने हैं तो प्रोसेस क्या है। तो अगर असेसी खुद कैंसिल करना चाहता है, आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो कैसे करेगा। तो वो 30 दिन में अप्लाई करेगा आरईसी फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 में वो अप्लाई करेगा, कैंसलेशन प्रोसीजर चलेगा, 30 दिन का टाइम उसमें लगेगा। फिर कैंसलेशन ऑर्डर पास होगा आरईसी 19 में, और जब वो कैंसलेशन ऑर्डर पास होगा, जो भी तुम्हारे बच्चे कुछ ड्यूज होंगे वो तुम पे करोगे, और 3 महीने के अंदर यहां पर आप फाइनल रिटर्न भरोगे जीएसटीआर 10। तो फाइनल रिटर्न जो जाती है जीएसटीआर 10 वो जाती है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और कैंसलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। वहां से 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है। और अगर डिपार्टमेंट तुम्हारा आरसी कैंसिल करेगा, डिपार्टमेंट, तो उस केस में पहले वो तुम्हें शो कॉज नोटिस देगा कि बताओ मैं तुम्हारी आरसी कैंसिल क्यों ना करूं। तुम उसका रिप्लाई करोगे आरईसी 18 में। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर प्रोसीडिंग वो ड्रॉप कर देगा, मतलब तुम्हारी वो आरसी कैंसिल नहीं करेगा। फिर अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो कैंसलेशन ऑर्डर पास करेगा, उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। नहीं थी 6 बजे वाली क्लास यूट्यूब पे नहीं थी, वो रेगुलर बैच की क्लास थी, तो वो यूट्यूब पे नहीं थी। ठीक है, डन। यहां पे इसको लॉक कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है कि अगर डिपार्टमेंट को कैंसिल करने आरसी तो वो कैसे करेगा, अगर असेसी कैंसिल करना चाह रहे तो वो कैसे करेगा, ये पूरा प्रोसेस यहां पे निकल के आ रहा है। उसके बाद एक और, अब कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, नो टू अफेक्ट लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड ड्यूज। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी आरसी कैंसिल हो गई अब तुम बैलेंस टैक्स नहीं पे करोगे। जो भी तुम्हारे बैलेंस ड्यूज हैं वो सारे तुम्हें पे करने पड़ेंगे। जितने भी तुम्हारे बैलेंस ड्यूज हैं, जो तुम्हारा भुगतान है, वो सारा तुम पे करोगे, बस ध्यान दो। उसके बाद फिर अगर एसजीएसटी में कैंसिल हो गई है तो वो डीम्ड है, तुम्हारी सीजीएसटी के अंदर भी कैंसिल हो चुकी है। ये बात तो हमने सेक्शन 26 के अंदर भी पढ़ी थी। अगर वहां अप्लाई किया तो डीम्ड वहां अप्लाई किया, अगर यहां कैंसिल हो गई तो डीम्ड तुम्हारी सीजीएसटी के अंदर भी कैंसिल हो चुकी है। अब यहां पे आओ जी, अब ये लास्ट सेक्शन हमारा है रिवोकेशन का। अब याद है आपको, मैं एक बार थोड़ा सा याद कराऊं, आईटीसी वाले चैप्टर में एक अमेंडमेंट आई थी, याद करो। आईटीसी वाले चैप्टर में एक अमेंडमेंट आई थी ना, आपको थोड़ा सा याद करवाऊं मैं। आईटीसी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आई थी कि याद करो, मैंने कहा था कि अगर तुमने आईटीसी लेना था, तुम उस आईटीसी के एलिजिबल थे, बट फिर तुम्हारी गवर्नमेंट ने आरसी कैंसिल कर दी, और अभी तुम्हारी टाइम लिमिट बची थी अवेल करने की, बट आरसी कैंसिलेशन के बाद उसमें टाइम लग गया, फिर तुमने दोबारा से रिवोक की, फिर रिवोकेशन जो हुई वो उस डेट के बाद हुई जब तक तुम आईटीसी अप्लाई ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा था रिवोकेशन से 1 महीने के अंदर तुम आईटीसी ले सकते हो। तो वही बात यहां पे अच्छी, यही बात यहां पे कहना चाह रहे हैं। वो इन्हीं सेक्शन की बात कर रहा था आईटीसी में, सेक्शन 29 और वो 30 की ही बात कर रहा था। अब 30 में कैंसलेशन है और 31 में रिवोकेशन है कि अगर मुझे अपनी आरसी रिवोक करवानी है, रिवोक का मतलब है कि मेरे को मेरी आरसी वापस दे दो, मेरे को मेरी आरसी वापस चाहिए, मुझे मेरी आरसी वापस दो, मैं बिल्कुल जेन्युइन था, मैं बिल्कुल सही था, तो आप अपनी आरसी रिवोक कैसे करवा सकते हो, मतलब अपने आप को दोबारा से रजिस्टर्ड कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, ये प्रोसेस उसका है जी। सर नील रिटर्न क्या होती है, नील का मतलब नील होता है जी। आपने कोई सप्लाई नहीं की तो उसको नील रिटर्न बोलते हैं, तो भी आपको नील रिटर्न तो भरनी पड़ती है। अगर 100% आईटीसी यूज नहीं कर सकते तो हमें कुछ परसेंटेज कैश में देना पड़ेगा। माधव वो तो रूल नंबर 86B है ना, वो तो रूल नंबर 86B है, 1% तुम्हें कैश में देना पड़ेगा। चलो अब देखो रिवोकेशन वाला केस देखो, यहां पे अब रिवोकेशन में क्या है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपने उसने क्या किया, तुम्हारी आरसी कैंसिल कर दी, आरसी कैंसिल कर दी, तो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालोगे जीएसटी REZ 2 में। ये मेरे को डॉक्यूमेंट ना गलत लग रहा है, जीएसटी REZ 2 नहीं है ये, एक मिनट, REZ मेरे से 21 है ये, रिवोकेशन एप्लीकेशन 21 है शायद, ये फॉर्म नंबर ना सही करना पड़ेगा आपको। रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो है
फॉर्म नंबर हमारा रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर जीएसटी, हाँ REC 21H, ये ना REC 21 है, मैं वही कहूँ यहाँ पे 21 आएगा, टू तो एक्नोलेजमेंट का होता है, ठीक है जी। REC 21 है जी। सर कैंसर के टाइम पे आईटीसी रह जाता है, वो गवर्नमेंट रिटर्न करती है, बिल्कुल रिफंड करती है जी, ठीक है। REC 21 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, REC 21 में अप्लाई करोगे। अब अप्लाई करने के लिए तुम्हें 90 दिन का टाइम मिलेगा और एक्सटेंशन जो मिलेगी 180 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी, मतलब 90 दिन के अंदर तुम रिवोक के लिए अप्लाई कर सकते हो और 180 डेज की तुम्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। फिर पीओ सेटिस्फाइड, 30 दिन का टाइम लेता है वो नॉर्मली, तो अगर पीओ सेटिस्फाइड है, पीओ को लगता है सही है, तो फिर रिवोक कैंसलेशन और वो ऑर्डर पास कर देगा REC 22 में। याद है मैंने कहा था रिवोकेशन का मतलब, यार देखो रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी। सर आपने ऊपर कैंसल वाले रीजन में बताया था नो बिजनेस में आरसी कैंसल हो सकती है, नील रिटर्न का क्या रोल है? अरे यार माधव, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तुम बिजनेस ही नहीं कर रहे, बिजनेस तुमने बंद कर दिया, वो अलग है। बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में कोई सेल नहीं है, तो वहां नील रिटर्न जाएगी ना। मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया, एक होता है ये मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे नहीं आ रहे मेरे पास, कोई इस महीने कोई बच्चा नहीं आया, मैंने पढ़ाना छोड़ा नहीं है, तो दोनों के अंदर ये फर्क है। जब तुमने धंधा ही बंद कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही आरसी कैंसिल कराओ। धंधा तुम चला रहे हो बट तुम्हारे पास कोई सप्लाई नहीं हो रही, तो वहां नील की रिटर्न जाती है, ठीक है। तो यहां पे सुनो ध्यान से, तो यहां पे मैंने क्या बोला कि रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी। शादी लाइफ में एक बार होती है, तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन भी जो है वो एक बार होता है, ठीक है ना। अभी वही वाला केस है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया और तुम अपनी बेबी को बोल रहे हो बेबी 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 प्लीज मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूं, मेरी गलती थी, प्लीज आप हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है। हम रिवोकेशन की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर सेटिस्फाइड पीओ मतलब प्रोफेसर दैट इज जीएसटी ऑफिसर, तो अप्लाई। अगर पीओ नॉट सेटिस्फाइड, पीओ को लग रहा है नहीं भाई तेरी आरसी हमने सही से कैंसिल की थी, तो वो शोकॉस नोटिस देगा REC 23 में, तुम्हें 7 दिन का टाइम देगा, तुम रिप्लाई कर दो, अभी भी टाइम तुम्हारे पास है। फिर तुम रिप्लाई करोगे, अगर रिप्लाई सेटिस्फाइड है तो फिर रिवोकेशन, नहीं है तो फिर भैया तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी REC 04 के अंदर। तो रिजेक्शन एप्लीकेशन जो है REC 4 के अंदर जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन ऑर्डर जो जाता है REC 4 के अंदर जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑर्डर जो है, तो आपका फॉर्म नंबर जो यहां पे निकल के आ रहा है वो REC 4 के अंदर हमारा निकल के आ रहा है जी। ठीक है जी, डन। REC 4 है, ये 24 है। एक मिनट, रजिस्ट्रेशन जीएसटी रिवोकेशन REC 24 आएगा यहाँ पे। गेटिंग ए रिप्लाई 24 में आपने रिप्लाई किया और जो ऑर्डर पास किया आपने 04 ही आएगा जी। 24 में आपने रिप्लाई किया 04 ही आएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की कर देगा और वो पास कर देगा ऑर्डर 04 के अंदर कि हम तुम्हारी रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं 24 तो यहाँ पे है ना, 24 तो रिप्लाई का है, 24 यहां पे निकल के आ रहा है जी, ठीक है। 24 आपका यहां पे निकल के आ रहा है, डन। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आज जो हमने सेक्शन किए ना वो सारे प्रोसेस के हैं। नहीं 25 नहीं आएगा यार, 25 नहीं आएगा, एक मिनट रुको, 25 नहीं आएगा। फॉर्म नंबर REC 4 जो हमारा है कैंसलेशन REC 25, नहीं 25 नहीं है, 4 ही है। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन आपका है कैंसलेशन यहां पे REC 29, 24 है रिवोकेशन, 4 ही आएगा यहां पे।
ठीक है, 25 तो कोई फॉर्म नंबर ही नहीं है जी। ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, बट यहाँ पे एक बार 4 फॉर्म नंबर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करो, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आज हमने किए हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे प्रोसीजर हैं। अब एक सेक्शन 29 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है बस आज वाली क्लास में, एक 29 और एक 27। मतलब एक तो एनआर और सीटीबी वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 29 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां कैंसलेशन हो सकता है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, 27 और 29, इसको अपने बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, चलो तो अब एक बार ये बता दो, हमारा चैप्टर एक तो कौन सा रह गया था जी, एक तो हमारा कौन सा रह गया था, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो एक बार मेरे को बताना फटाफट से, सारे के सारे बच्चे जो डेली बेस पे रिवीजन क्लास देख रहे हैं वो बताएंगे, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, आरसीएम वाला चैप्टर भी हो गया जी, कॉम्पोजिशन लेवी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे हो गया, इस चैनल पे अपलोड नहीं हुआ, मैंने अपने चैनल पे लिया था जी। ठीक है, नहीं इनवॉइस वाला चैप्टर हमारा हो चुका है जी। एग्जम्पशन वाला चैप्टर ये हमारा बैलेंस बचा है, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी रजिस्ट्रेशन ये हो गया जी। टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, ई वे बिल वाला चैप्टर भी हमारा हो चुका है, पेमेंट ऑफ जीएसटी भी हो चुका है। तो बस दो टॉपिक हमारे बचे हैं जी। आदित्य, सस्पेंशन का मतलब होता है कैंसलेशन से पहले सस्पेंशन, कि तुम्हारा कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे जब तक इंक्वायरी चल रही है, फिर गवर्नमेंट कैंसलेशन का ऑर्डर पास करती है जी। बिजनेस क्लोज कर दिया पर नील रिटर्न टाइम पर फाइल हो रही है, इन केस विद पीओ। भाई अगर तूने बिजनेस ही क्लोज कर दे तो नील रिटर्न किसकी फाइल कर रहा है, कुछ तो बिजनेस दिखा रहा होगा। आप अपनी लाइन पे कंफ्लिक्ट हो रहे हो, एक तरफ कह रहे हो बिजनेस क्लोज कर दिया, एक तरफ कह रहे हो नील रिटर्न, तो नील रिटर्न फाइल किसकी कर रहे हो फिर। ईवे बिल हो चुका है हमारा जी, ईवे बिल हो चुका है हमारा, ईवे बिल जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, बस ये दो टॉपिक हमारे बचे हैं। अब ऐसा करेंगे, कल वाली क्लास में हम रिटर्न वाला टॉपिक करेंगे, कल हम करेंगे रिटर्न वाला, कल हमारी 21 तारीख है, फिर जो हमारा है एग्जामिशन वाला जी। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर हमारे इसके ऊपर और लगने, देन हमारा पूरा अच्छा जिसको नहीं पता जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मेरे पर्सनल चैनल पे वो त्रिशूल बैच के नाम से है, और हमारे अल्टीमेट सी वाले चैनल पे वो उड़ान बैच के नाम से है। तो जिसको नहीं पता आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे जी। यस यक्षु यस। माधव वो तो यार एक बार देखना पड़ेगा, वो मेरे को भी याद नहीं है सही बताऊं तो। तान्या ऑलरेडी वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो आप वहां पे जाके देखोगे 5 लेक्चर हैं उसके, आप वहां से देख सकते हो जी। हाँ, त्रिशूल 2.0, त्रिशूल 2.0 बिल्कुल जी। चलो अब इसको लॉक कर रहे हैं। अब बस 2 टॉपिक हमारे यहां पर बैलेंस बचे हैं, तो अब मिलते हैं आज रात को 9 बजे। आज हम मिलेंगे 9 बजे मिलेंगे जी, और 9 बजे हम आईटीसी और पेमेंट वाले क्वेश्चन खत्म करेंगे, और देन फिर हम मिलेंगे कल। ठीक है, ओके जी। अरे कल हमारी जो रिवीजन होगी वो सेम टाइम पर ही होगी, 3:30 बजे अल्टीमेट सी वाले चैनल पे, और फिर उसके बाद में अपने पर्सनल चैनल के ऊपर उस क्लास को मैं डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।